जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 10th में जो हम लोग अनुस्वार कर रहे हैं, जिसमें 2022 का सेट कर रहे हैं, इसमें सेट 6 कर रहे हैं आज हम लोग और बीओ कर रहेंगे। ठीक। और दोस्तों आपको बता दें कि पार्ट 1 पार्ट 2 को हम लोगों ने कर लिया है। पार्ट 1 में फिजिक्स का, पार्ट 2 में केमिस्ट्री कर लिया है और पार्ट 3 में बायोलॉजी को खत्म करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेट को अध्ययन करेंगे। ठीक। दोस्तों सबसे पहले 9 का काम है, आपके पास क्या दिया गया, आपको बार बार हमने बताया भी है कि इस बार तो आपके पास ऑप्शन ऐसे नहीं करना है, ऑप्शन को गोला करना है आपको। तो मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है। तो आपको पता है ना मेंडल ने किसको चुना था, मेंडल ने मटर के पौधों को चुना था, मटर के पौधों को चुना था और उसका जीन को हम लोगों ने किससे लिखा था जब पढ़ाया था। मेंडल ने किस प्रकार से शुद्ध लंबे पौधे चुने थे, शुद्ध लंबे पौधे। तो शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप क्या था, कैपिटल टी, और शुद्ध बौने पौधे का जीन प्रारूप क्या था, स्मॉल टी। तो शुद्ध लंबे पौधे की बात कही गई है, इसलिए हमारा पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन। स्वपोषी पोषण हेतु आवश्यक है। स्वपोषी किसे कहते हैं, जो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की सहायता से बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। तो स्वपोषी पोषण, तो स्वपोषी पोषण हेतु आवश्यक क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल आवश्यक है, जल बिल्कुल आवश्यक है, क्लोरोफिल ये भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश ये भी आवश्यक है। इनमें से सभी, हाँ तो ये आपके पास चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से सभी जो है ये आपके पास सही हो जाएंगे। मूत्र निर्माण होता है, ये तो आपको पता ही है। मूत्र कहाँ बनता है, मूत्र हमारे किडनी में बनते हैं मूत्र। तो मूत्र निर्माण होता है कहाँ पर, वृक्क में। हाँ वृक्क में, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ग नंबर का पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, वृक्क यानी किडनी में मूत्र का निर्माण होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में हमने कई बार पढ़ा है, लार में टॉलुइन एंजाइम पाया जाता है। टॉलुइन को हम लोग दूसरे किस नाम से जानते हैं, एमाइलेज। देखो एमाइलेज है क्या, पेप्सिन, एमिलेस, ट्रिप्सिन, लाइपेज। एमाइलेज या एमिलेस बात है कि है, तो कौन सा सही हो जाएगा आपके पास, दूसरा सही हो जाएगा, एमिलेस या एमाइलेज या ट्रिप्सिन, टॉलुइन। ठीक, इसमें आपके पास ये हमारे वृक्क वाला कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। ठीक। अब देखो 10 में का, तो देखोगे उत्तर 10 का हेडिंग डालोगे सजीव तथा निर्जीव में अंतर, सजीव तथा निर्जीव में अंतर। हेडिंग डाल के लिखोगे एग्जाम में, बढ़िया। तो सजीव और निर्जीव किसे कहते हैं, सजीव और निर्जीव में इन्होंने ये कहा है कि सजीवों तथा निर्जीवों में 2 प्रमुख अंतर लिखी है। तो सजीव उसे कहते हैं जो सांस ले, जिसमें श्वसन क्रिया हो उसे सजीव कहते हैं, और जिसमें श्वसन क्रिया ना हो उसे निर्जीव कहते हैं। सिंपल सी बात है। सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है, सजीव जिसमें जान हो, जिसमें जीवन हो उसे सजीव, और जिसमें जीवन ना हो वो निर्जीव। तो हम लोग इसको कैसे कहेंगे, जो श्वसन क्रिया करते हैं वो सजीव, जो श्वसन क्रिया नहीं करते हैं वो निर्जीव, है ना। इसके बाद इसका, और जिसमें भोजन की आवश्यकता होती है वो सजीव, और जिसमें भोजन की आवश्यकता नहीं होती है वो निर्जीव। बात खत्म। हाँ 10 का खा, श्वसन को परिभाषित कीजिए। श्वसन किसे कहते हैं, सांस लेने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। तो आप लोग हेडिंग में डालोगे ना, आप लोग हेडिंग डालोगे, उत्तर 10 लिखोगे और खा लिखोगे, और हेडिंग क्या डालोगे, श्वसन। श्वसन किसे कहते हैं, तो सांस लेने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। सांस कैसे लेते हैं हम लोग, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, श्वसन क्रिया होगी। ठीक है, इसको लिखोगे कैसे, कोशिकाओं में कार्बनिक, ऐसे लिखोगे, कोशिकाओं में कार्बनिक भोज पदार्थ के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण
श्वसन क्रिया कहते हैं। तो श्वसन क्रिया किसे कहते हैं? कोशिकाओं में कार्बनिक भोज्य पदार्थ के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण, मतलब कोशिकाओं में जो भी हम लोग भोजन करते हैं ना, भोजन के दौरान जो हम लोग कार्बन ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ये ऑक्सीजन का काम क्या है? भोजन को एकदम क्षारी बना देना अंदर जाके, अब भोजन को ग्लूकोज के रूप में तोड़कर विभिन्न शरीर हवा में पहुंचाकर ग्लूकोज के रूप में, फिर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उसको बाहर निकालना, इस क्रिया को श्वसन कहते हैं। तो सिंपल बात, अगर आपको कोई परिवर्तन नहीं याद हो रहा ना, कोशिकाओं में कार्बनिक भोज्य पदार्थ के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण को श्वसन कहते हैं। हम लोग सिंपल तरीके से, हमेशा साइंस में आंसर को बनाया जाता है। श्वसन क्रिया, सांस लेने की क्रिया को श्वसन कहते हैं, या ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। सिंपल से। इसके बाद एक गा नंबर है, एक खुले रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप लोग लिखोगे उत्तर 10 का गा, उत्तर 10 लिखोगे, गा लिखोगे और लिखोगे हेडिंग एग्जाम में खुले। चित्र देख लेना आप लोग, चित्र आपकी स्क्रीन पे ही दिखाया जाएगा। खुले रंध्र का नामांकित चित्र है, खुले रंध्र का नामांकित चित्र, ऐसे हेडिंग डाल के बढ़िया चित्र जो अपनी स्क्रीन पे देख लिया ना, इसी को आप लोग बनाओगे। ठीक। इसके बाद 11 का, पादपों में जल तथा भोजन का परिवहन कैसे होता है? तो आप लोग हेडिंग क्या डालोगे? उत्तर 11 का, उत्तर 11 डालोगे, का डालोगे। अब हेडिंग डालोगे पादपों में जल तथा भोजन, जल तथा भोजन का परिवहन, देखो, तो पादप किसे कहते हैं? पौधों को पादप कहते हैं। जो अपने भोजन पैर से बना दे ना, पैर से बनाते हैं, उसे पादप कहते हैं। पादप में पैर यानी पौधे अपना भोजन पैर से बनाते हैं। जल तथा भोजन का परिवहन कैसे होता है? अरे तो हमने आपको बार बार पढ़ाया है। जल, पादपों में जल का परिवहन, पादपों में जल का परिवहन हम लोग कहते हैं जाइलम से, और भोजन का परिवहन करते हैं फ्लोएम से। किससे करते हैं? फ्लोएम से। क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा पादपों में जल तथा भोजन का परिवहन कैसे होता है। तो पादपों में जल तथा खनिज लवणों का परिवहन जाइलम द्वारा होता है, जाइलम की वाहिकाओं द्वारा होता है, जाइलम की वाहिकाओं द्वारा होता है, और भोजन का परिवहन फ्लोएम की चलनी नलिकाओं द्वारा होता है। बस सिंपल। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का परिवहन जाइलम वाहिकाओं द्वारा होता है, और भोजन का परिवहन फ्लोएम की चलनी नलिकाओं द्वारा होता है। ये तो आपको पढ़ाया गया ना बार बार कि जो पौधे होते हैं, जैसे आपको बता दें कि फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास पौधे हैं, ये इनकी जड़ें हैं, ठीक, ये पौधे हैं। इस पौधों में जड़ों के द्वारा जल का लाना, ये जाइलम का काम हो गया, और यहां तक जाइलम का लाना होता है, और यहां से विभिन्न भागों में भोजन के रूप में पहुंचाना, ये फ्लोएम का कार्य होता है। किसका काम होता है? फ्लोएम का कार्य होता है। और फिर इसके बाद इस पौधे में होती है रंध्र। रंध्र छोटे छोटे छिद्र होते हैं, स्टोमेटा जिसे कहते हैं। इसके द्वारा पौधे अपना उत्सर्जन कर लेते हैं, बाष्पोत्सर्जन कहते हैं उसे। देखो, इसके बाद अगर ये आपको पसंद नहीं है, पसंद नहीं आ रहा है, तो इसका अथवा भी दिया है इन्होंने। अथवा में कहा है 11 का अथवा, मानव के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आप लोग उत्तर डाल लेना। उत्तर 11 का क्या डालोगे? उत्तर भी डालोगे, 11 भी डालोगे, इसके बाद का भी डालोगे, और हेडिंग भी डालोगे। मानव के मादा जनन तंत्र, मादा के जनन तंत्र, ये हेडिंग डाल लोगे। अब इन्होंने इनका कहा है कि सचित्र वर्णन कीजिए, तो चित्र आप अपनी स्क्रीन पर देखिए और वर्णन हम यहीं पे कर दे रहे हैं। ठीक है, तो वर्णन हम यहीं पे कर दे रहे हैं। दो चित्र आपको दिख रहा है ना? हाँ, ठीक है। तो इसमें देखो, सबसे पहले आपको सबसे ऊपरी भाग में आपको दिख रहा है, सबसे पहले तो ये मादा। अच्छा, मादा और नर,
नर और मादा, इसमें कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो मानव के मादा, तो मादा किसे कहते हैं? मादा का मतलब स्त्री भाग, स्त्री जनन तंत्र, और नर का मतलब होता है पुरुष जनन तंत्र। ठीक, तो मादा का मतलब क्या हो गया? स्त्री जनन तंत्र, और नर का मतलब पुरुष जनन तंत्र। तो मादा जनन तंत्र में आप लोग देख रहे हो, सबसे ऊपरी भाग में आप लोग देख रहे हो कि आपको क्या दिख रहा है? अंडाशय। क्या दिख रहा होगा? अंडाशय। अंडाशय के नीचे देखो आपके पास लाइन लिखा होगा गर्भाशय, दिख रहा है ना? गर्भाशय, फिर ग्रीवा, फिर योनि। तो ये सब इसके क्या हो गए? भाग हो गए हैं। ये सब क्या है? इसके भाग है। अब एक करके इसको समझिए। देखो सबसे पहले हम आपको योनि से समझाते हैं। ये गर्भाशय का पश्च भाग होता है, पीछे का भाग होता है गर्भाशय का। गर्भाशय का पीछे का भाग होता है। इसमें क्या होता है? एक नली लगी होती है। ठीक, चित्र में तो आप लोगों को देख लिया होगा। स्टार्टिंग से नीचे से देखते देखते जाना, नीचे से देखते देखते जाना। ठीक, आपने चित्र जब देखा है तो उसको बैक करके नीचे से देखते देखते जाइए कि पहले होती है एक नली, नली में वहां पर योनि खुलती है। योनि इस प्रकार खुलती है। जब पुरुष के साथ उसका निषेचन होता है तो योनि से एक नली होती है, उस नली से शुक्राणु श्रवण होकर कहाँ पहुंच जाता है? अच्छा, जो योनि है वो किससे जुड़ा होता है? गर्भाशय से जुड़ा होता है। और गर्भाशय जो नलिका से होती हो जाती है ना, तो गर्भाशय का जो बीच का मिडिल भाग होता है वो होता है ग्रीवा। वो होता है ग्रीवा। जो ग्रीवा क्या है? जो योनि और गर्भाशय को आपस में जोड़ के रख देती है, जोड़ती है, वहां पर होती है ग्रीवा। फिर गर्भाशय क्या है? गर्भाशय को चित्र में देखा होगा, जो नाशपति आकार की है, जो नाशपति आकार की है वो हमारा है गर्भाशय। यहाँ पर छोटे छोटे अंडे बनने लगते हैं। इस अंडे में शुक्राणु इस अंडे का करता है अंडाणु में जाकर मोचन। अंडाणु में जाकर जब मोचन करता है तो वहां पर संतान उत्पत्ति की होती है। तो वहां पर क्या होता है? संतान की उत्पत्ति। और इसके कारण जब संतान की उत्पत्ति होना प्रारंभ हो जाता है ना, तो इस प्रकार से दुग्ध ग्रंथि भी बनने लगते हैं स्त्रियों में ये। ठीक है, तो ये तो आपके पास किस मानव के मादा जनन तंत्र हो गए। इसके बाद देखो इसी में आपके पास 11 का खा पूछा है, गुणसूत्र किसे कहते हैं? मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया की गणना कीजिए। तो गुणसूत्र, तो हेडिंग डालोगे आप लोग गुणसूत्र। तो उत्तर 11 का खा, उत्तर 11 का खा, हेडिंग डालोगे गुणसूत्र। गुणसूत्र, तो गुणसूत्र किसे कहते हैं? जो हमारी कोशिकाएं होती है ना, कोशिका केंद्रक में दिखाई जो एक काले रंग की धागे नुमा दिखाई देती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं या क्रोमोसोम कहते हैं। गुणसूत्र मनुष्य में कितने होते हैं? गुणसूत्र किसे कहते हैं? कोशिकाओं के जो केंद्रक होती है, केंद्रक में जो धागे नुमा संरचना होती है, एक धागे की तरह संरचना होती है, उसे गुणसूत्र कहते हैं। और मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं? 46। कितने जोड़े? 23 जोड़े। कितने जोड़े? 23 जोड़े। 23 जोड़ी क्या होती है? गुणसूत्र। जिसमें आपको बता दें कि 22 जोड़ी जो है ये ऑटोसोम से, एक जोड़ी क्रोमोसोम से। मात्र एक जोड़ी में ही इसमें काम होता है, एक जोड़ी का काम होता है। इन्होंने ये भी कहा है मानव लिंग निर्धारण प्रक्रिया का समझाइए। तो मानव लिंग निर्धारण, तो लिंग निर्धारण कैसे समझाओ? देखो इसे बताते हैं लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया ध्यान रखना। स्त्री में गुणसूत्र होती है 23 यानी 46, पुरुष में 46। तो आपको बता दें कि स्त्रियों में जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं यक्स और यक्स, और पुरुष में जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं यक्स और वाई। अब ध्यान देना, जब यहाँ पर पुरुष और यहाँ पे स्त्री लिख देना, या तो यहाँ पे स्त्री या पुरुष देना, कोई दिक्कत नहीं। पहले पुरुष लिखना चाहिए, पहले मैंने स्त्री लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। देखो जब स्त्री का यक्स गुणसूत्र पुरुष के यक्स गुणसूत्र, मतलब पुरुष का यक्स गुणसूत्र स्त्री के जब यक्स गुणसूत्र के साथ संलयन होता है इसका, तो उसके दौरान गुणसूत्र कौन सा बनता है? यक्स। और इसके द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है पुत्री। जब पुरुष का वाई स्त्री के यक्स के साथ संलयन हो जाता है, इसका संकरण हो जाता है, ये क्रॉस का मतलब संकरण है, तो उसके दौरान संतान की उत्पत्ति होती है पुत्र। तो इस प्रकार से लिंग निर्धारण करते हैं। तो लिंग निर्धारण में किसका गुणसूत्र सहायक है? पुरुष का गुणसूत्र। जब पुरुष का यक्स गुणसूत्र स्त्री के पास तो एक ही प्रकार का गुणसूत्र है एक्स एक्स, पुरुष के पास दो प्रकार का गुणसूत्र है एक्स और वाई। अगर पुरुष का यक्स गुणसूत्र स्त्री के यक्स गुणसूत्र से मिलता है तो वहां पर पुत्री उत्पन्न होगी। अगर पुरुष का वाई गुणसूत्र स्त्री के यक्स गुणसूत्र का मिलता है तो वहां पर उत्पन्न होगा पुत्र।
तो लिंग निर्धारण का निश्चय तो पुरुष के गुणसूत्र से हुआ है, तो इस प्रकार से हम लोग गुणसूत्र से ही लिंग निर्धारण करते हैं। इसके बाद देखो 11 का खा का अथवा अपशिष्ट उत्पाद क्या है, इनके निम्नीकरण की विधियों का वर्णन कीजिए। तो अपशिष्ट उत्पाद, तो आप लोग डालोगे हेडिंग 11 उत्तर 11 का खा का अथवा, ठीक है। तो 11 का खा का अथवा जो है अपशिष्ट उत्पाद, इनके निम्नीकरण की विधियों का वर्णन कीजिए। अपशिष्ट उत्पाद क्या है, जो भी बेकार पदार्थ है ना, हम लोग जैसे किचन में हो चाहे रसोई घर, किचन या रसोई घर में जो भी हम लोग बेकार हो जाती है पदार्थ का, उसको अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। बेकार पदार्थों को अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। वह पदार्थ जो नष्ट हो जाए उसे अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। इसके बाद इसके निम्नीकरण की विधियों का वर्णन कीजिए। इसके निम्नीकरण विधियां जैसे पुनः चक्रण, बार बार उपयोग करना, तो हमें बार बार उपयोग करना चाहिए। रिड्यूस जिसे कहते हैं, रिड्यूस कम उपयोग करना चाहिए। रीयूज बार बार उपयोग करना चाहिए। रिसाइकिल कई बार उपयोग करना चाहिए। तो इस सभी के आंसर हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। इसका लॉन्ग आंसर है, इसके आंसर को हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, ठीक है। समझा देते फिर से एक बार। अपशिष्ट किसे कहते हैं, वह पदार्थ जो नष्ट हो जाती है उसे अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, उसे अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। इसके निम्नीकरण क्या है, तो निम्नीकरण हमने डिस्क्रिप्शन में आंसर डाल दिया है, आप लोग अच्छे से उसको लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो इन्होंने कहा है क्वेश्चन, पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। अच्छा, निम्नीकरण का मतलब तुम लोग जानते हो ना, रिड्यूस हमने कहा है, रिड्यूस कम उपयोग करना, रीयूज बार बार उपयोग करना, रिसाइकिल कई बार उपयोग करना, ठीक। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। एक अच्छे पर्यावरण हेतु प्राकृतिक संसाधनों के समुचित संरक्षण का उचित उपयोग की चर्चा कीजिए। तो पर्यावरण, तो क्वेश्चन नंबर जो ये 12 है ना, क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। डिस्क्रिप्शन में इसलिए डाल दिया है क्योंकि ये लॉन्ग आंसर है। ये जो आंसर है लॉन्ग आंसर है, और लॉन्ग आंसर को हम स्क्रीन पे दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग आंसर स्क्रीन पे दिखाएंगे तो बहुत छोटे छोटे अक्षर में आ जाएंगे। इसलिए हमने इसको क्या किया है, इसको जो है हमने डिस्क्रिप्शन डाल दिया, वहां से जाकर आप लोग आसानी से इसको लिख लो, ठीक है। तो पर्यावरण को सबसे पहले उन्होंने कहा पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। तो पर्यावरण किसे कहते हैं, देखो वह वातावरण जिसमें वायु भी हो, जंगल भी हो, ठीक है, विभिन्न गैसों का मिश्रण हो, उसे पर्यावरण कहते हैं। उससे पर्यावरण तो अपने हिसाब से बना सकते हो, अपने हिसाब से बना सकते हो। तो हमारे चारों ओर का वह परिवेश, हमारे ये चारों ओर का वह परिवेश जिसमें हम लोग रहते हैं, उसे पर्यावरण बनाते हैं हम लोग, उसे पर्यावरण कहते हैं। तो हम लोग जिस वातावरण में रहते हैं उसे पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। हमारा ओर का चारों जो परिवेश है रहने का, जंगल भी है, घर भी है, अधिक अधिक सब कुछ जो भी है, हम लोग जिस वातावरण में रह रहे हैं उसे क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। फिर अच्छे पर्यावरण हेतु प्राकृतिक संसाधनों के समुचित संरक्षण का उचित उपयोग की चर्चा कीजिए। देखो प्राकृतिक संसाधन में इसके जो भी लॉन्ग आंसर है, आप लोग डिस्क्रिप्शन जिसको नहीं पता है देखना, जो आपने जब सब्सक्राइब किया होंगे लाल बटन से, लाल मतलब रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, उसके ऊपर देखना एक आइकन बना होगा, इस प्रकार से आइकन बना होगा। इस आइकन को क्लिक कर देना और वहां पर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। अगर आपको ये नहीं करना है, तो आप लोग क्या करोगे, ऊर्जा के परंपरागत और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। देखो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन है, देखो ऊर्जा के परंपरागत, सबसे पहले तो इसका हेडिंग डालो, सबसे पहले इसकी हेडिंग डालो, उत्तर 12 का अथवा परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोत। दो परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, वह स्रोत जो प्राकृतिक में सीमित हो उसे परंपरागत स्रोत कहते हैं, और जो प्राकृतिक में असीमित हो उसे गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं लकड़ी, तो लकड़ी सीमित है, तो लकड़ी से प्राप्त ऊर्जा उसे हम लोग क्या कहते हैं, परंपरागत स्रोत। जैसे कोयला भी सीमित है, तो इसे भी हम लोग क्या कहते हैं, परंपरागत स्रोत, क्योंकि ये हमारे पास सीमित है। पेट्रोल ये भी हमारे पास सीमित है, तो हम लोग कहेंगे ये भी प्राकृतिक में
परंपरागत स्रोत है। गैर परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं? जो प्राकृतिक में सीमित ना हो, मतलब इसके भंडार बहुत हो, मतलब इसका हम लोग दोबारा उपयोग भी कर सकते, मतलब दोबारा उपयोग क्या, प्रथम भंडार हो इसका और इसका बार बार उपयोग कर सकते हैं हम लोग। जैसे सूर्य के पास जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा का भंडार है, इसका बार बार हम लोग उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि गैर परंपरागत स्रोत है, कभी ना नष्ट होने वाली ऊर्जा है, लगभग साइंस के मुताबिक अगर सूर्य नष्ट होता है तो होने दो कभी भी, लेकिन वो बात नहीं है। बात ये है जो प्राकृतिक में ऊर्जा का भंडार है जो कभी ना खत्म होने वाली, लगभग सूर्य को हम लोग इस समय मानेंगे कि कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? गैर परंपरागत स्रोत। फिर जल ऊर्जा, जल भी कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? गैर परंपरागत स्रोत। वायु है, पवन ऊर्जा, ये भी असीमित है इसकी, तो असीमित ऊर्जा को गैर परंपरागत स्रोत और सीमित ऊर्जा को परंपरागत स्रोत कहते हैं, ठीक। बात देखिए, सभी आंसर तो आपको स्क्रीन पर भी दिखाया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गया है। अब आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, नोट बना लीजिए। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेट में, तब तक जय हिंद जय भारत। अब दोस्तों लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो का आनंद लेते रहिए।